सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग आप सभी को। तो सब स्वस्थ तो होंगे। तो पहले मैं ये बता देता हूँ ये वीडियो किन लोगों के लिए है। तो जो लोग आर्मी परमानेंट भर्ती यानी कि एनए नर्सिंग असिस्टेंट और जीडी आर्मी जीडी और जीडी जो आपकी अलग से भी होती है, जो कि एसएससी जीडी होती है, और साथ ही साथ रेलवे और एनटीपीसी में जो साइंस पूछी जाती है, उस साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम इस लक्ष्य पीवाईक्यू सीरीज़ में कवर करने वाले हैं, जो कि आपको उतना ही बेनिफिट देंगे जितने कि आपने किसी भी टीचर से कोर्स किया है और उसको याद किया है, उतना ही बेनिफिट ये पीवाईक्यू सीरीज़ देगी। इस पीवाईक्यू सीरीज़ का नाम है लक्ष्य पीवाईक्यू सीरीज़। ये पहली वीडियो है इसकी। सबसे पहले हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद आपका फिजिक्स पे एंड कर देंगे। हाँ, आप एक चीज़ ध्यान में रखना, जितने भी आपने कोर्स कर लिए हों लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो आप क्वेश्चन जैसे आप पेपर में एग्ज़ाम देते हैं प्रेशर हैंडल कर सकते हैं, वैसा प्रेशर हैंडल आपको पहले ही घर पर करना होगा। इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आए फॉर एग्ज़ाम 2025 के लिए। तो ये तो आपको पता चलेगा ये वीडियो किन लोगों के लिए होने वाली है। आर्मी, एनए, नर्सिंग असिस्टेंट, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, इन सब लोगों के लिए। हाँ, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराएंगे जो कि एक बुक से रेफर है। इस बुक का नाम आपको एक टेलीग्राम पर भी दे सकते हैं, इसकी पीडीएफ। यदि आप इससे रिलेटेड और भी थ्योरी जानना चाहते हैं, जैसे चैप्टर है हमारा पहला जीवन की अवधारणा और जैव विकास, इससे रिलेटेड थ्योरी जानना चाहते हैं, जैसे मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊँगा इसमें, ओनली ऑन प्रश्नों को लेकर आया हूँ, क्वेश्चंस होंगे। हाँ, 2 पेज मैंने लगाए हैं इसमें थ्योरी के। ऐसी थ्योरी है, ऐसी थ्योरी की हम पीपीटी या पीडीएफ आपको एक टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सब कराना हो तो आप कमेंट में ज़रूर एक बार कमेंट करना कि खाली इसकी पीपीटी देनी है जो क्लास की है, कि साथ ही साथ इसकी थ्योरी की पीपीटी देनी है। तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर वैसे 2 है। पहला तो होता है जीव विज्ञान की अवधारणा। तो हम अगला चैप्टर है हमारा, ये इम्पोर्टेंट है, जो कि इससे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? जीवन की अवधारणा। क्या है चैप्टर का नाम? जीवन की अवधारणा हमारे चैप्टर का नाम। साथ ही जैव विकास, कैसे हमारे जीवन हमारा ऐसे जीवन बना कैसे, इसका विकास हुआ तो हुआ कैसे, इसके बारे में बताया है इस चैप्टर में। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन साथ ही साथ देते रहूँगा, एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चंस को भी। तो हमारे एक डार्विन थे, उनके अनुसार पहला क्वेश्चन है हमारा, डार्विन के मतानुसार नई जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? डार्विन क्या कह रहे हैं? डार्विन ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो उनके अनुसार जो जातियों की उत्पत्ति है, जैसे कि जाति मान लो एक प्रकार से, आपने शेर को तो देखा ही होगा, शेर को छोड़ो, आपने कुत्ते को देखा है ना, कुत्ता भी होता है, भेड़िया भी होता है और शेर भी होता है। तो ये एक ही जाति नहीं पहले, लेकिन इनमें उत्पत्ति हुई, क्या हुई? उत्पत्ति हुई, इन्वॉल्व हुए, विकसित हुए। उसके बाद कुत्ता, शेर और ये आपका लोमड़ी, भेड़िया जो भी अलग अलग हो गए, लेकिन स्टार्टिंग में ये एक ही थी। इन्हें कुत्ता कह सकते हैं, डॉग कह सकते हैं, या भेड़िया, शेर, फॉक्स, कुछ भी मान सकते हैं। ऐसे ही बिल्ली और तुम्हारा लेपर्ड हो सकता है, और आपका टाइगर, ये सब भी एक प्रकार थे। लेकिन कुछ सालों बाद, भाई देखो एक चीज़ याद रखना, ये आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो इसमें बहुत सी चीज़ें बदलने में बहुत सा टाइम लगता है, और वो टाइम मात्र इनके लिए बिलियन मिलियन ईयर्स अगो हो सकता है या लेटर हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को करते हैं बिना देरी के। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा, खाली क्वेश्चंस को देखेंगे। डार्विन के मतानुसार नई जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, उत्परिवर्तन द्वारा, प्राकृतिक चयन द्वारा, या संकरण द्वारा, या उपार्जित लक्षणों की वंशागति द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा आपका प्राकृतिक चयन द्वारा। क्या है? प्राकृतिक चयन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डार्विन ने अपनी विचारधारा किस पुस्तक में व्यक्त की? जो डार्विन थे उन्होंने अपनी विचारधारा किस पुस्तक में लिखी है? तो ऑप्शन नंबर ए सिस्टेमा नेचुरी, दूसरा है प्लेंटोलॉजी, तीसरा फिलॉसफी जूलॉजिक, और चौथा है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो इन्होंने अपनी जो विचारधारा है वो लिखी है आपकी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? लैमार्कवाद के समर्थक वैज्ञानिक थे। जो लैमार्कवाद ने अपना जो भी दिया था विचारधारा थी, उनके समर्थन यानी उनके समर्थक के लिए कौन कौन से उनके साथ साइंटिस्ट या वैज्ञानिक थे? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है समनर, टावर, मैकडोगल या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इन सभी जो भी हैं हमारे साइंटिस्ट, इन सभी ने उनका साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी के पश्चात हमारे सौर मंडल में कौन से ग्रह पर जीवन संभव है? तो आप आइडिया लगाइए कौन सा ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। आप इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है बुध और ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बृहस्पति। इसमें सी और डी कट गए हैं तो उसे टेंशन लेने की बात नहीं। अपने मन से बताइए आप कौन से ग्रह पर रह सकते हैं यदि पृथ्वी पर यदि आगे बढ़े ऐसा हुआ जो आपकी CO2 बढ़ गई या ओजोन परत में छेद हो गया, तो आप कौन सी उस पर रह सकते हैं, आप कौन से ग्रह पर रह सकते हैं? तो उसका सिंपल सा आंसर है मंगल ग्रह यानी मार्स ग्रह पर जीवन की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा गुण निर्जीवों में नहीं पाया जाता? इसमें से निर्जीवों में नहीं पाया जाता। निर्जीव यानी प्लास्टिक, स्टील, लोहा, टीन, इन सभी चीज़ों को निर्जीव कहते हैं। लकड़ी भी आपकी निर्जीव होती है, ठीक है। मोबाइल भी निर्जीव होता है। इसमें यही पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो ये 3 गुण दिए हुए हैं इनमें से ये पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? तो ऑप्शन नंबर ए में प्रजनन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं आपके निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स यानी लकड़ी, मोबाइल, प्लास्टिक इत्यादि कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। विकास भी नहीं कर सकते, वृद्धि भी नहीं कर सकते। तो उपरोक्त सभी इनमें से ये कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी में से ये कोई भी काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ओपेरिन के सिद्धांत द्वारा जीव की उत्पत्ति को कितने चरणों में विभाजित किया है? ओपेरिन एक साइंटिस्ट थे, उनका सिद्धांत था जीवों की उत्पत्ति के बारे में। तो उसके बस मात्र 7 चरण थे। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 चरण थे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जीव जननवाद किसके द्वारा दिया गया है? जो जीव का जन्म है, जननवाद यानी वाद यहाँ पर उससे रिलेटेड जो भी बातें कही हैं या उसके मत थे उसके अनुसार उसकी जो भी बातें थी उसे वाद कहते हैं। तो जीव के जननवाद किसके द्वारा दिया गया? तो ये आपका दिया गया है वॉन हेलमोंट ने। किसने? वॉन हेलमोंट ने। ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्ट याद करने हैं कुछ क्वेश्चन वॉन हेलमोंट को। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको डायरेक्ट पेपर में मिलेंगे, जैसे सेम टू सेम छपा हुआ कि यहीं से उठाकर वहाँ पर पेपर में रख दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका 17 अप्रैल 2014 क्वेश्चन नंबर 8। 17 अप्रैल 2014 को पृथ्वी समान खोजे गए ग्रह का नाम क्या है? यानी पृथ्वी के समान खोजे गए ग्रह का नाम पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में केपलर 186f, केपलर दूसरा है केपलर 452, तीसरा केपलर 186 और चौथा केपलर 452। तो इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, पहले इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी केपलर 186f। और जो आपका केपलर ये वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी केपलर 452b, ये पृथ्वी का बड़ा भाई है। जैसे पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र को कहते हैं। वैसे ही पृथ्वी का बड़ा भाई कौन है? केपलर 452। ओके, केपलर 452। इसका आंसर क्या है? केपलर 186। क्या है इसका आंसर? केपलर 186 ऑप्शन नंबर ए। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, बड़ा भाई अलग है और उसके समान दिखने वाली एक ग्रह जो कि 186f है वो अलग है, केपलर है, पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका क्वेश्चन नंबर है 9। प्लेंटियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है हड्डी का? नो, हड्डी को और तो कहते हैं, ये तो बन ही नहीं सकता। प्राइमेटस का, विलुप्त जंतुओं का या जीवाश्म का? तो इसका सही आंसर है जीवाश्म का। इसे फ्यूजल भी कहते हैं। प्लेंटोलॉजी इसी का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। शब्द जीव विज्ञान किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डार्विन व ट्रेविरेनस ने, दूसरा लेमार्क व ट्रेविनेनस ने, थर्ड इज डार्विन व बेलस ने,
और ऑप्शन नंबर डी में लैमार्क व डार्विन। तो आप, मैं इसको बताऊं उससे पहले आप सोच लिया करो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तभी मैं आपके लिए ऑप्शन पढ़ता हूँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क व ट्रेवी रेनस ने। किसने? लैमार्क व ट्रेवी रेनस, ट्रेवी रेनस ने, जैसे हम कह सकते हैं ट्रेविनस ने, ट्रेविनस ने। जीव विज्ञान किसने दिया? शब्द दिया किसने? पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरस्तु। किसको? अरस्तु को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। वातावरण यानी पर्यावरण के संबंध में जंतुओं के अध्ययन की शाखा है, यानी ब्रांच। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके, वैसे भी ये भी सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए है आपका इकेथियोलॉजी, नंबर बी में ऑप्शन इकोलॉजी, नंबर 3 प्लेंटियोलॉजी। प्लेंटियोलॉजी की तो पता चल गया आपका जीवाश्म वाला होता है, और फिजियोलॉजी। तो इसका सही आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, इकोलॉजी, यानी वातावरण के संबंध में जो भी जंतुओं का अध्ययन होता है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 क्वेश्चन क्या कहता है? जंतु विज्ञान की शाखा जिसमें वंशागति का अध्ययन होता है, वंशागति यानी जेनेटिक्स का, वंश जैसे देखो आपने देखा होगा किसी के कलर विजन हो जाता है, उसके संभावना होती है उसके बेटे बेटी में भी वो कलर विजन आ सकता है, या ऐसा हो आपके जो हम साथी हैं, यानी आपके उम्र के जो भी बच्चे हैं, जो भी एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, वो कभी कभी मेडिकल में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि उनके कलर विजन है। तो उनके कलर विजन कहाँ से आया? उनके वंश, वो वंश है किसी का, तो उसके माता पिता दादा दादी से आया होगा, तो उसे कहते हैं वंशागति। कोई भी चीज़ है, बीमारी है, वो वंशागति से आ रहा है, या कोई आदमी कंजा है तो वो भी वंशागति से आ रहा है, तो उसी को कहते हैं, उसी की जो शाखा है उसको क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं अनुवांशिकी। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। जाति का सिद्धांत किसने दिया था? जाति का सिद्धांत किसने दिया था? ये आपका जाति का सिद्धांत दिया था ऑप्शन नंबर ए। आंसर ही बता देता हूँ इसका मैं, वैसे आप देखना चाहें तो ऑप्शन भी देख लें। पहला ऑप्शन क्या है आपका? जॉन रे, दूसरा है मार्सेलो मेल पीजी, और थर्ड इज डार्विन, और फोर्थ इज लेमार्क। तो इसमें बाई एलिमिनेशन के द्वारा डार्विन और लेमार्क तो हट जाएंगे, मार्सेलो और मेल पीजी, जॉन रे में कंपटीशन होगा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? जॉन रे। कौन है? जॉन रे। जाति जॉन रे। जाति का सिद्धांत किसने दिया? जॉन रे ने दिया। किसने दिया? जॉन रे ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको इतना तो पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए में अरस्तु दिया है, बी में थियोफ्रेस्टस को, सी में हिप्पोक्रेटस को, और विलियम हार्वे ऑप्शन नंबर डी। तो अरस्तु की तो आपको पता चल गया, जीव जंतु के विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। लेकिन ये हमसे क्या पूछ रहा है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? हिप्पोक्रेटस। क्या साइंटिस्ट हुए थे हमारे हिप्पोक्रेटस, उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का जो फादर ऑफ मेडिकल के वो फादर थे, हिप्पोक्रेटस। डायरेक्ट याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 16। फिलॉसफी जूलॉजिक नामक पुस्तक के लेखक हैं। फिलॉसफी जूलॉजिक इनके लेखक हैं आपके लेमार्क। कौन है? लेमार्क। इनके लेखक कौन है? लेमार्क हैं। कौन है? लेमार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। ये पूछ रहा है समरूपांग होते हैं, और ऑप्शन दिए हुए हैं कौन से होते हैं समरूपांग। हम समरूपांगों को समवर्ती अंग भी कह सकते हैं, उनका दूसरा नाम समवर्ती अंग होता है। समवर्ती अंग जैसे ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखते हैं क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है उत्पत्ति में समान, कार्य में भिन्न। जैसे आपने देखा होगा उत्पत्ति में समान यानी कि आपके हाथ और घोड़े के हाथ, चमगादड़ के हाथ, सबके हाथ होते हैं, लेकिन उनका कार्य अलग अलग है। अलग अलग है कि नहीं? जैसे घोड़ा उसे भागने में यूज़ करता है, आप उसे खाना खाने में और अन्य कार्यों में यूज़ करते हैं, पढ़ने में। एंड जो आपका चमगादड़ है वो उसे उड़ने में यूज़ करता है। तो इसमें क्या है? उत्पत्ति में भिन्न, कार्य में समान। यदि ये चीज़ ऐसे होती, सिंपल उत्पत्ति हुई, उसके कार्य अलग अलग हैं, तो वो तो आपका हो गया
यहाँ पर सीधा सीधा आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्पत्ति में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है। सिंपल सी चीज़ देखो, चिड़िया है, चिड़िया के पंख है, और ये आपका चमगादड़, चमगादड़ के पंख है। दोनों उनका यूज कहाँ करते हैं? उड़ने में करते हैं। उत्पत्ति में अलग हैं लेकिन जो काम करते हैं, उड़ने का काम करते हैं, सेम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। उससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन, समजात अंग। समजात अंग जो कि मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, चमगादड़ वाला, वही वाला क्वेश्चन है ये, कि जिसके अंग समजात हो यानी समान हो। हाथ हो, हाथों का यूज़ कहाँ हो रहा है? जैसे बंदर है, हाथों का यूज़ कहाँ करता है? खाने में भी कर लेता है, लेकिन उसका मेन यूज़ उसका क्या है? चलने फिरने या ऊपर चढ़ने में होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं और उसमें हमें एक सेट छांटना है, यानी चूज़ करना है कौन सा सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है, चमगादड़, तितली एवं पक्षी के पंख। ना भाई, अलग अलग हैं तीनों। बी ऑप्शन दिया, पक्षी के पंख व मनुष्य के हाथ अलग अलग हैं। ये भी नहीं। मनुष्य का हाथ व चमगादड़ के पंख। हाँ, ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। क्या है? मनुष्य का हाथ व चमगादड़ के पंख। यानी कि मतलब ये, यहाँ पर एक्सप्लेन थोड़ा सा कर लूँ समझात को भी मैं, कि वही चीज़ 2 मिनट पहले कर रहा था। क्या? जो उत्पत्ति में समान हो, उत्पत्ति में समान हो लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न हो। उत्पत्ति में तो समान है, दोनों के हाथ हैं, लेकिन कार्य क्या? ये मैमल्स हैं दोनों। मनुष्य यहाँ पर कॉमन इसलिए मैंने लिया ये वाला ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तीनों मैमल्स हैं। मैमल्स माने स्तनधारी हैं। स्तनधारी हैं, हाथ पैर है, लेकिन दोनों का कार्य अलग अलग है। हाथों का कार्य आपको पता ही है, और चमगादड़ के जो पंख होते हैं उन्हें हाथी कहते हैं, आगे उनका कार्य अलग है, वो उड़ने में यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इसमें इनमें से कौन सी संरचना मानव में अवशेषी नहीं है? तो अवशेषी का मतलब ये है, उसका यूज होता है। क्या? उसका यूज होता है। अवशेषी जैसे आपके बाल हैं, अवशेष हैं, इनका कोई यूज नहीं है। आपकी जो दाढ़ है, अकल दाढ़ है, उसका कोई यूज नहीं है, वो चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? जो अवशेषी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, इलियम। इलियम, इलियम होता क्या है ये आप देखो, जो आपके कूल्हे की हड्डी होती है उसे इलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कूल्हे की हड्डी उसे ही हम इलियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस कूल्हे की, यानी आपके, समझ लो, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक थे। प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया चरक, या सुश्रुत, या जेसी बॉस, या धन्वंतरी। तो ये पुरानी चीज़ों की बात में हिस्ट्री से पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी जो होती है ना, प्लास्टिक सर्जरी, किसी की नाक खराब है, उसका गाल खराब है, उसने प्लास्टिक सर्जरी कराई, वो पहले से ब्यूटीफुल दिखने लग गया, हैंडसम दिखने लग गया। तो ये आपकी जो आविष्कार किया था, किसने किया था? सुश्रुत ने किया था। किसने? सुश्रुत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जाना जाता है? साइंटिस्ट पूछ रहा है कौन सा, जिसने हरित क्रांति की थी। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे तो आप टिक कर दो, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी है, सभी बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए में एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी में के.सी. मेहता, ऑप्शन नंबर सी में पंचानन माहेश्वरी, ऑप्शन नंबर डी में बीरबल साहनी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन? एम एस स्वामीनाथन, जिसने कि 1966 या 65 में क्या की थी? क्रांति की थी, हरित क्रांति। बढ़िया बीज लाने के लिए क्रांति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है, आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कोरोलस लीनियस, ऑप्शन नंबर 2 अरस्तु, ऑप्शन नंबर 3 महर्षि चरक, ऑप्शन नंबर डी चार्ल्स डार्विन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कोरोलस लीनियस। कौन है? कोरोलस लीनियस आधुनिक वर्गीकरण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन संयोजी कड़ी है? संयोजी कड़ी का मतलब ये है कि जो स्तनधारी नहीं, रेप्टिलिया, यानी कि जो सरीसृप होते हैं, जैसे आपके सरीसृप हो गया, मगरमच्छ, सांप, कछुआ, ये सरीसृप होते हैं जो रेंग कर चलते हैं। और जो उड़ने वाले हैं, यानी कि एवीज कहते हैं, पक्षी, चिड़िया, कौवा, चील आदि, ये इनमें कोई संयोजी कड़ी है, कड़ी जुड़ रही है, उस कड़ी को क्या कहते हैं? ये उस चीज़ को पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल सही आंसर है। क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स। क्या है? आर्क्योप्टेरिक्स। 2-3 बार बोलो कि निम्न में से कौन संयोजी कड़ी है। किसकी संयोजी कड़ी है? रेप्टिलिया। इसमें रेप्टिलिया लिखा नहीं, लेकिन उससे एक्सप्लेन है। रेप्टिलिया यानी कि सरीसृप और एविज यानी पक्षी की संयोजी कड़ी, उसे कहते हैं हम आर्क्योप्टेरिक्स। आर्क्योप्टेरिक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। उद्ध विकास के सबसे क्वेश्चन नंबर 25 उद्ध विकास के सबसे ठोस प्रमाण कहाँ मिलते हैं? उद्ध विकास यानी कि आपका जो विकास हुआ उसके ठोस प्रमाण यानी प्रूव यानी एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अवशेषी अंगों से। नहीं भाई, अवशेषी अंगों से क्या पता चल रहा है? डायनासोर के मिले हैं, लेकिन उससे पता नहीं चलेगा सही विकास क्या था। तुलनात्मक संरचना से नहीं, तुलनात्मक भूणकी से नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्या है? जीवाश्म से यानी फ्यूजल से। कैसे? फ्यूजल जो आपके जीवाश्म होते हैं जो दब जाते हैं, बहुत सालों पुराने पहले दब गए, जैसे आपका तेल है वो भी क्या जीवाश्म ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। जनसंख्या सिद्धांत नामक लेख किसने लिखा? जनसंख्या सिद्धांत नामक लेख किसने लिखा? जो जनसंख्या बढ़ रही पॉपुलेशन थ्योरी थी वो किसने लिखी? ये ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया है माल्थस ने। किसने? माल्थस ने। आप और भी ऑप्शन देख सकते हैं, लेमार, वीजामन, डार्विन, लेकिन इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी माल्थस। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? पेंजिनिसिस सिद्धांत यानी पेंजिनवाद किसने प्रस्तुत किया? तो ये आपका प्रस्तुत किया था डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए डार्विन ने। लेमार्क ने क्या लिखा था? फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक। क्या लिखा था? फिलॉसफी ऑफ जूलॉजिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। वेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28। जाति उद्भवन के लिए उत्तरदायी कारक है। क्या? जाति उद्भवन के लिए उत्तरदायी कारक कारक पूछ रहा है। पृथक्करण, उत्परिवर्तन, संकरण या उपयुक्त सभी। यानी ये सब जाति वेट हाँ अब सही है। हाँ, जाति उद्भवन के लिए उत्तरदायी कारक है पृथक्करण, उत्परिवर्तन, संकरण, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये सभी चीज़ें जाति इन्वॉल्व यानी कि विकास के लिए उत्तरदायी कारक हैं, फैक्टर हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। प्रकृति में प्राकृतिक वर्ण द्वारा किस प्रकार के प्राणियों का चयन किया जाता है? यानी कि प्रकृति में प्राकृतिक वर्ण द्वारा यानी कि जो प्रकृति है वो किन लोगों को जीने देगी? उनको जो उनके अनुकूल चलेंगे। सीधी सी बात है ना भाई, प्रकृति के अनुकूल रहोगे तो आप जी सकते हो पृथ्वी पर या कहीं भी। आप वहाँ के वातावरण के अनुकूल रहोगे तो आप जियोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनुकूलतम। क्या? अनुकूलतम। अनुकूल रहोगे तो प्रकृति के वर्ण के द्वारा प्राणियों का चयन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किस प्रकार की विभिन्नताएं उद्ध विकास की दृष्टि से महत्वहीन होती हैं? किस प्रकार की विभिन्नताएं उद्ध विकास की दृष्टि से महत्वहीन पूछ रहा है, इसका कोई तत्व ना हो। तो ऑप्शन ए दिया हुआ आपका कायिक विभिन्नता। ऑप्शन नंबर दूसरा दिया है जननिक विभिन्नता। ऑप्शन नंबर तीसरा सतत विभिन्नता। ऑप्शन नंबर डी आपका असतत विभिन्नता। कौन सा? असतत विभिन्नता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, कायिक विभिन्नताएं। कौन सी? कायिक विभिन्नताएं। ठीक है। अगर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। सेम ये थोड़ा सा हटकर है ये 31 क्वेश्चन नंबर। धनात्मक व ऋणात्मक विभिन्नताओं का दूसरा नाम है। तो इसका आंसर ज़्यादा देर न लगाकर सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी सतत विभिन्नताएं। क्या है? सतत विभिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। नदियाँ, पहाड़, मरुस्थल आदि बाधाएं किस प्रकार का पृथक्करण उत्पन्न करती हैं? भाई नदियाँ, पहाड़ ये क्या है? सब जियोग्राफी से रिलेटेड है। तो जियोग्राफी यानी भूगोल कहते हैं। तो ये किससे? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बहुत सटीक आंसर और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी भूगोलिक जियोग्राफी कल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र की जातियों को कहते हैं। भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की जाति को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एलोपैट्रिक। क्या कहते हैं? एलोपैट्रिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, एलोपैट्रिक कहते हैं, एलोपैट्रिक। ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आनुवांशिक विभिन्नताओं का प्राथमिक स्रोत कौन सा है?
जो अनुवांशिकी भिन्नता हुई है उनका प्राइमरी सोर्स क्या था, तो उनका प्राइमरी सोर्स उत्परिवर्तन और प्रयोजन दोनों था। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आपको ऐसे दिया हुआ आपको पता है कि इसका उत्परिवर्तन भी है पुनर्वियोजन भी है, तो आप दोनों को लगाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को, आप लास्ट वीडियो तक जुड़े रहे। तो जो भी आपको समस्या हो उसे आप कमेंट में दे सकते हैं, और आपको जितनी भी सहायता चाहिए हो आप बता देना कमेंट में कि इसकी पीपीटी डरानी है। ये सारे पीवाई की सीरीज चल रही है, कौन सी, लक्ष्य पीवाई की सीरीज। ये आपको बेनिफिट कहाँ कहाँ देगी, आर्मी परमानेंट भर्ती जो कि नर्सिंग असिस्टेंट की है, उसका पेपर आने वाला है, तो उसमें भी देगी। साथ ही साथ आपने रेलवे एनटीपीसी में भी फॉर्म भरा हुआ होगा, जीडी का भी भरोगे, वहाँ भी इस साइंस का यूज है भाई। तो आप सारी चीज़ को एक ही साथ निकालना चाहते हो, तो आप यहाँ से अपनी लक्ष्य पीवाई की सीरीज से क्वेश्चन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सारे, उसे देख सकते हो। इसकी पीपीटी जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी पीपीटी आपको एक टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक दे देंगे, उसमें आपको सारी पीपीटी मिल जाएंगी, पीडीएफ भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड इवनिंग आप सभी को।